हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पर चर्चा की थी और उससे संबंधित प्रश्नों को भी हमने हल किया था। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने जा रहे हैं। नए साझेदार के प्रवेश पर, नए साझेदार के प्रवेश पर पूंजी का समायोजन, पूंजी का समायोजन अर्थात जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो साझेदारों की पूंजी से संबंधित समायोजन को आज हम सीखने जा रहे हैं। यह टॉपिक पीछे वाले सारे टॉपिक से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको बहुत ही अच्छे से इसको समझना पड़ेगा। देखिए, हालांकि ये बहुत सरल टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझेंगे, समझ में आ जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। लिखा हुआ है नए साझेदार की प्रवेश पर पूंजी का समायोजन, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, यहाँ पे साझेदारों की पूंजी का समायोजन अर्थात एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इस टॉपिक को हमें आज पढ़ना है। तो पूंजी के समायोजन से संबंधित जितनी भी परिस्थितियां, उनको मैं 3 भागों में विभाजित कर देता हूं। तो 3 परिस्थितियां पूंजी के समायोजन से संबंधित हो सकती हैं। कई बार आपको प्रश्न में नई फर्म की कुल पूंजी दी हुई होती है। जब नई फर्म की कुल पूंजी दी गई हो, प्रश्न में आपको नई फर्म की कुल पूंजी दे दी जाती है। दूसरी परिस्थिति हो सकती है नए साझेदार की पूंजी के आधार पर, नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन करना हो, पूंजी का समायोजन करना हो। और तीसरी परिस्थिति हो सकती है कि प्रश्न में नए साझेदार की पूंजी ना दी जाए तो पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी के आधार पर, पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी ज्ञात करना, नए साझेदार की पूंजी ज्ञात करना। तो 3 परिस्थितियां पूंजी के समायोजन से संबंधित आपको ये दी जा सकती हैं। अब ये तीनों परिस्थितियों में हमें करना कैसे है वो देखिए ध्यान से। यहां इस टॉपिक की हम बात करते हैं, नाम दे दिया मैंने इनको ए, बी और सी। जब नई फर्म की कुल पूंजी प्रश्न में दी हुई हो, तो परिस्थिति ए, जब नई फर्म की कुल पूंजी प्रश्न में दी हो, तो इस परिस्थिति में आप क्या करोगे? सबसे पहले नई फर्म की जो भी कुल पूंजी है उसे सभी साझेदारों में नए अनुपात में विभाजित कर दोगे। यहां लिख लेते हैं नई फर्म की कुल पूंजी, नई फर्म की कुल पूंजी जो भी दी हुई है, इस नई फर्म की कुल पूंजी को सभी साझेदारों में अर्थात नए को शामिल करते हुए सभी साझेदारों में नए अनुपात में विभाजित करो, नए लाभ विभाजन अनुपात में, अर्थात
नए अनुपात में विभाजित कर दो, विभाजित करो। तो नए अनुपात में विभाजित करने के बाद यहाँ जो पूंजी अपने पास शेष रहेगी ये साझेदारों की नई पूंजी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? साझेदारों की नई पूंजी, नई फर्म में साझेदारों की नई पूंजी हो जाएगी। अब पहले से जो पूंजी साझेदारों की दी हुई है वो पूंजी साझेदारों की समायोजित पूंजी होती है, ये नई पूंजी है। और पुरानी जो साझेदारों की पूंजी है, पुरानी पूंजी का अर्थ जो समायोजित पूंजी है, समायोजित पूंजी का अर्थ ये होगा कि पूंजी में ख्याति, रिवैल्यूएशन, संचित लाभ हानियों से संबंधित समायोजन करने के बाद जो पूंजी रहती है वो कौन सी पूंजी है? समायोजित पूंजी। तो ये नई फर्म, ये साझेदारों की नई पूंजी रहेगी। अब हमें क्या करना है? एक तो स्टेप नंबर 1 ये हो गया। इसके बाद आपको करोगे, इसके बाद हमें ये जो साझेदारों की नई पूंजी है इसकी तुलना हमें साझेदारों की समायोजित पूंजी से करनी है। तो सिचुएशन 1 में यह लिख रहा हूं, हो सकता है इसकी जब हम तुलना करें तो साझेदारों की नई पूंजी, जो नई पूंजी को नए अनुपात में विभाजित करने के बाद जो नई पूंजी ज्ञात हुई है, ये वाली नई पूंजी की हम तुलना किसके साथ करेंगे? सर तुलना करेंगे हम समायोजित पूंजी के साथ, समायोजित पूंजी। अब ये समायोजित पूंजी किसकी होगी? समायोजित पूंजी पुराने साझेदारों की होगी। नए साझेदार की तो समायोजित पूंजी है नहीं, तो पुराने साझेदारों की नई पूंजी ली, पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी ली, इससे हमने तुलना की कि सर ये दोनों एक समान है। तो इस परिस्थिति में तो कोई समायोजन होना ही नहीं है। जब ये दोनों समान हैं तो इस परिस्थिति में कोई समायोजन की आवश्यकता नहीं है, कोई समायोजन नहीं होगा। और परिस्थिति, दूसरी परिस्थिति मैंने ली कि मान लेते हैं कि सर साझेदारों की जो नई पूंजी है वो समायोजित पूंजी से अधिक है, समायोजित पूंजी से अधिक। ये नई वाली पूंजी अधिक है और समायोजित पूंजी कम है। इसका अर्थ क्या हुआ कि साझेदारों की पुरानी पूंजी कम है और नई पूंजी ज्यादा। इसका मतलब ये है कि साझेदारों ने पहले से जो पूंजी लगा रखी है वो कम है, अब जबकि उनको लगानी ज्यादा है, तो साझेदारों को लानी पड़ेगी अंतर की राशि। यहां पर जो अंतर आएगा, अंतर जो भी आएगा, ये अंतर की राशि जो होगी इसे कहेंगे साझेदारों द्वारा लाई जाने वाली राशि, साझेदारों द्वारा लाई जाने वाली राशि, ये साझेदारों द्वारा लाई जाने वाली राशि होगी सर। ठीक है सर, साझेदारों द्वारा लाई जाने वाली राशि इन दोनों के अंतर की राशि होगी जब नई पूंजी अधिक हो। तो यह ध्यान रखना, जब नई पूंजी अधिक हो तो अंतर की राशि जो समायोजित और नई के अंतर की राशि वो साझेदार उतनी पूंजी और लेकर आएंगे। और जब साझेदार पूंजी की रकम लेकर आते हैं तो फर्म को क्या मिलता है? सर फर्म को तो कैश मिलता है, तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। फर्म को क्या मिलता है? सर फर्म को मिलता है कैश, तो कैश अकाउंट को डेबिट कर दो। कैश या बैंक भी कर सकते हैं, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। और 2, जिस साझेदार ने पूंजी लगाई है और लेकर आया है उसके पूंजी खाते को क्रेडिट करो। तो जो भी कंसर्न पार्टनर है, कंसर्न यानी संबंधित, कंसर्न का मतलब संबंधित, जो भी पूंजी लेकर आ रहा है, तो कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसे अपने क्रेडिट कर देना है। इसे क्रेडिट क्यों करना है? देखो पार्टनर पूंजी लेकर आ रहा है तो पार्टनर को ना सर देने वाले को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं भाई। तो हमने कंसर्न पार्टनर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। तो ये 2 परिस्थितियां यहां पे हो गई। अब एक परिस्थिति हम और कर लेते हैं। इसी परिस्थिति को मैं विपरीत कर देता हूं। मैं क्या लिख देता हूं यहां पे कि सर जब साझेदार की नई पूंजी, साझेदारों की नई पूंजी
साझेदारों की नई पूंजी को हमने साझेदारों की समायोजित पूंजी के साथ, समायोजित पूंजी के साथ क्या किया, तुलना की, तो हमें पता लगा कि नई पूंजी कम है और समायोजित पूंजी अधिक है। इसका अर्थ पुरानी जो पूंजी है, साझेदार जो पहले से लगा रखी है, वो नई वाली पूंजी से अधिक है। तो भैया जब नई पूंजी अधिक थी, समायोजित पूंजी में जब कमी आ रही थी, तो साझेदार पूंजी की राशि और ला रहे थे। अब पुरानी पूंजी यानी समायोजित पूंजी ज्यादा है, तो उन्हें तो नई पूंजी के बराबर पूंजी रखनी है ना, तो ज्यादा समायोजित पूंजी तो निकाल कर ले जाएंगे भाई। तो ये जो यहाँ पे अब जो अंतर आएगा, ये अंतर की जो भी राशि है, ये साझेदार निकाल कर ले जाएंगे अपनी पूंजी। तो साझेदारों द्वारा ले जाई जाने वाली पूंजी है, साझेदारों द्वारा ले जाई जाने वाली पूंजी, इसे साझेदार लेकर चले जाएंगे फर्म से। अच्छा, इसके संबंध में प्रविष्टि क्या करेंगे फिर, तो बनाते हैं प्रविष्टि। देखो, साझेदार पूंजी की रकम फर्म से लेकर चले जाएंगे, तो लेकर जाएंगे तो फर्म से क्या लेकर जाएंगे, फर्म के पास से क्या गया सर, कैश गई फर्म से, तो करेंगे टू कैश अकाउंट, बैंक भी कर सकते हैं यहाँ पे। अब साझेदारों ने पूंजी की राशि निकाल ली, तो साझेदार कौन हो गए सर, पाने वाले हो गए। पाने वाले को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पार्टनर्स, जो भी कंसर्न पार्टनर है, कंसर्न पार्टनर जिसने पूंजी निकाली, अर्थात कंसर्न का मतलब जिसने पूंजी निकाली है, कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो पूंजी की राशि निकाली जाएगी उससे अपन प्रविष्टि कर देंगे। तो इस प्रकार जब प्रश्न में अपने को नई फर्म की कुल पूंजी दी हुई हो, तो हमें सबसे पहले नई फर्म की कुल पूंजी को सभी साझेदारों में नए अनुपात में विभाजित कर देना है। नए अनुपात में विभाजित करने के बाद जो नई पूंजी साझेदारों की बनी, उस साझेदारों की नई पूंजी की तुलना समायोजित पूंजी से करनी है। अगर नई पूंजी और समायोजित पूंजी दोनों सेम है, तब तो कोई समायोजन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर नई पूंजी अधिक है, तब तो साझेदारों को पूंजी और लानी पड़ेगी, तो एंट्री कैश टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल। और अगर नई पूंजी कम है, तो साझेदार पूंजी अंतर की राशि, जो भी पूंजी की रकम अंतर जो अधिक है, वो निकाल कर ले जाएंगे। तो विपरीत प्रविष्टि हो जाएगी, कंसर्न पार्टनर कैपिटल टू कैश या बैंक अकाउंट। तो इस प्रकार आपको जब नई फर्म की कुल पूंजी दी हो, तो ये आपको समायोजन करने हैं। दूसरा प्रश्न आता है कि नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन करना। तो इसमें थोड़ा सा अंतर है, बाकी परिस्थितियां सब सेम ही है, बस अंतर क्या होगा कि इस पॉइंट में हमें नई फर्म की कुल पूंजी दी हुई थी, तो हमने यहां से इस पॉइंट को स्टार्ट किया, नई फर्म की कुल पूंजी को सभी साझेदारों में नए अनुपात में विभाजित कर दिया। अब यहां नई फर्म की कुल पूंजी नहीं दी, नए साझेदार की पूंजी के आधार पर हमें पूंजी को समायोजित करना है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले नई फर्म की कुल पूंजी नए साझेदार की पूंजी के आधार पर ज्ञात करनी पड़ेगी, और नए साझेदार की पूंजी के आधार पर नई फर्म की कुल पूंजी ज्ञात हो जाने के बाद उसे भी अपन नए अनुपात में विभाजित करेंगे। फिर शेष सारी प्रक्रिया ऐसी की ऐसी हो जाएगी, सेम प्रक्रिया होगी। तो देखो मैं कर लेता हूं किस प्रकार से हमें करना है, ये देखते हैं। बी, नए साझेदार बी, नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन। देखिए क्या करना है, नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन। तो इस परिस्थिति में आप क्या करोगे,
नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदार पूंजी का समायोजन। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नए साझेदार की पूंजी के आधार पर फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करेंगे। तो इस परिस्थिति में आप क्या करोगे, फर्म की कुल पूंजी की गणना करोगे। नए साझेदार की पूंजी के आधार पर नई फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करोगे। सबसे पहले किस प्रकार ज्ञात करेंगे, यहां लिखोगे, पहले तुम क्या लिखें सर, यहां लिखोगे नए साझेदार की पूंजी कितनी है, नए साझेदार की पूंजी, उसको आप गुणा करोगे। नए साझेदार की पूंजी को गुणा करना है नए साझेदार के लाभ के हिस्से को उल्टा करके गुणा कर दो। देखो क्या करना है, 1/, नए साझेदार का हिस्सा, नए साझेदार का हिस्सा। अब 1/, नए साझेदार का हिस्सा, इससे गुणा करना है। तो ये क्या आएगी, नई फर्म की कुल पूंजी आ गई। ये आप गुणा करने पर क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी नई फर्म की कुल पूंजी, नई फर्म की कुल पूंजी। अब ये जो नई फर्म की कुल पूंजी यहाँ पे आई है, इसको हमें सभी साझेदारों में नए अनुपात में विभाजित करना है। तो आगे की जो प्रक्रिया होगी वो ठीक वैसी होगी जैसे अपन ने पीछे किया है। नई फर्म की कुल पूंजी को सभी साझेदारों में नए अनुपात में विभाजित करना है। तो ये साझेदारों की नई पूंजी होगी। साझेदारों की नई पूंजी और समायोजित पूंजी बराबर है तो कोई समायोजन नहीं होगा। और अगर नई पूंजी अधिक हो, समायोजित पूंजी कम हो, तो अंतर की राशि साझेदार द्वारा ले जाई जाने वाली राशि है, कैश अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल प्रविष्टि हो जाएगी। और अगर नई साझेदार की, यहाँ पे नए साझेदारों की नई पूंजी कम हो और समायोजित पूंजी अधिक हो, तो ये साझेदारों द्वारा ले जाई जाने वाली राशि है और प्रविष्टि इससे विपरीत हो जाएगी, कंसर्न पार्टनर कैपिटल टू कैश बैंक अकाउंट। तो बस इसमें और इसमें अंतर क्या आया, अंतर इतना था, यहाँ फर्म की कुल पूंजी दी हुई थी और यहाँ हमें पहले नए साझेदार की पूंजी के आधार पर फर्म की नई फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करनी पड़ी। तो नई फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ा था, नए साझेदार की पूंजी को हमें गुणा करना पड़ा 1/, नए साझेदार का जो हिस्सा है उससे हमें गुणा करना पड़ा। तो ये नई फर्म की कुल पूंजी नए साझेदार के आधार पर आ गई। अब ये जो नई फर्म की कुल पूंजी है, इसकी शेष आगे की प्रक्रिया उसी तरह होगी जैसे पहले पॉइंट में हुई थी। नई फर्म की कुल पूंजी वहां आई थी, वो नई फर्म की कुल पूंजी साझेदारों में नए अनुपात में विभाजित करो और नई पूंजी साझेदारों की नई पूंजी हो जाएगी। और फिर साझेदारों की नई पूंजी समायोजित पूंजी बराबर हो तो कोई समायोजन नहीं है, अधिक हो तो अंतर की राशि ले जाई जाने वाली राशि है, ये प्रविष्टि करेंगे। और नई पूंजी अगर कम है तो साझेदार द्वारा ले जाई जाने वाली राशि हो गई, तो ये प्रविष्टि कर दी जाएगी। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, पूंजी का समायोजन 2 पॉइंट में करना है। अब अपन बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी ज्ञात करना। अर्थात ये हुआ कि प्रश्न में नए साझेदार की पूंजी नहीं दी जाती है, प्रश्न में पुराने साझेदारों की पूंजी हमें दे के रखता है। पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी की गणना करनी है कि अर्थात नया साझेदार कितनी पूंजी लेके आएगा। तो जब प्रश्न में नए साझेदार की पूंजी ना दी हो तो हम नए साझेदार की पूंजी ज्ञात कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। पॉइंट नंबर सी, पुराने साझेदारों
कि पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी ज्ञात करना, ये सीखना आज। तो अब हम अगर इसको सीखते तो नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहला काम देखो, स्टेप्स याद रखना, क्या क्या स्टेप कर रहा हूं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी ज्ञात करें। समायोजित पूंजी ज्ञात करें। देखिए समायोजित पूंजी ज्ञात कैसे करनी है, साझेदारों का पूंजी खाता बना के और साझेदारों की समायोजित पूंजी ज्ञात करनी है। तो मैं आपको एक सूत्र भी बता देता हूं, अगर सूत्र से आपको इजी लगे तो सूत्र याद कर लेना, अदरवाइज सबसे ज़्यादा इजी तो यही रहेगा आपके लिए कि आप पूंजी खाता बनाओ और पूंजी खाते का जो बैलेंस सीडी रहेगा, यानी कि अंतिम पूंजी, जो पूंजी खाते का शेष बैलेंस सीडी, वही आपकी समायोजित पूंजी होती है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि पूंजी खाते का जो शेष, समायोजित पूंजी का अर्थ होता है पूंजी खाते का शेष सभी समायोजन करने के बाद, शेष पूंजी खाते का शेष सभी समायोजनों के बाद जो पूंजी खाते का शेष रहता है वही अपनी समायोजित पूंजी होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, साझेदारों की समायोजित पूंजी को ज्ञात कर लेना है। और जब साझेदारों की समायोजित पूंजी ज्ञात हो जाएगी तो अब हमें क्या करना है, इन समायोजित पूंजी सभी साझेदारों, पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी को जोड़ना है। तो आप क्या करोगे, पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजियों का योग, मतलब पुराने साझेदारों की सबकी पूंजी को जोड़ लो, योग आ जाएगा। अब तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे नए साझेदार की पूंजी इमीडिएटली मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। देखो कैसे करना है, ये जो सेकंड स्टेप में ये जो योग आया है, यानी पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी का योग जो आया है, इसको हमें गुणा करना पड़ेगा 1/1 माइनस नए साझेदार का हिस्सा, ये अब मैंने ये क्या किया कि 1 माइनस नए साझेदार का हिस्सा क्यों किया, क्योंकि देखो एक में से जब नए साझेदार का हिस्सा घटा देंगे तो शेष जो हिस्सा बचेगा वो पुराने साझेदारों के लिए बचेगा। तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकता था, 1/, पुराने साझेदारों का हिस्सा। तो कई बार क्या होता है कि 1/, पुराने साझेदारों का हिस्सा ऐसा लिखने से कई प्रश्न में परिस्थितियां, अनुपातों की अलग अलग परिस्थितियां दे रखता है, तो वो परिस्थितियों का कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो या तो आप 1/, नए साझेदार का हिस्सा, 1 माइनस नए साझेदार का हिस्सा लिख सकते हो, या 1/, पुराने साझेदारों का हिस्सा भी लिख सकते हो। 1 माइनस ना करके ये 1 हटा देंगे तो 1/, पुराने साझेदारों का हिस्सा कर दोगे। लेकिन ये 1/, पुराने साझेदारों का हिस्सा करने से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1/, नए साझेदार का हिस्सा। 1 माइनस करके, 1 में से माइनस कर देंगे तो पुराने साझेदारों का हिस्सा बचेगा, वो लिख देंगे। और ये जो आई है, इसको हम कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सर नई फर्म की कुल पूंजी। ये है नई फर्म की कुल पूंजी, नई फर्म की कुल पूंजी, इसको आप कह दोगे नई फर्म की कुल पूंजी। और अब इस नई फर्म की कुल पूंजी में आप नए साझेदार का हिस्सा ज्ञात कर लोगे। तो नए साझेदार की पूंजी, नए साझेदार की पूंजी कितनी होगी, नई फर्म की यहां जो कुल पूंजी आई है, नई फर्म की
जो कुल पूंजी है इसको तुम्हें गुणा कर देना है। किससे गुणा कर देना है? नए साझेदार के हिस्से से। यहाँ 1/, नहीं करना, सीधा नए साझेदार का जितना 1/5 या 1/6 जितना भी दिया हुआ है उससे गुणा कर देना नए साझेदार का हिस्सा। नए साझेदार का हिस्सा, नए साझेदार के हिस्से से यहाँ पे गुणा कर देना है। तो इस प्रकार ये आपका जो है नए साझेदार की पूंजी ज्ञात हो जाएगी। तो अब देखिए, ये जो अब तक हमने किया पूंजी का समायोजन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है नए साझेदार के प्रवेश से संबंधित सबसे अधिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में जितने भी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हमने लिखी हैं वो टर्म्स एंड कंडीशंस आप अच्छे से अपने नोट्स बना के उनको अच्छे से याद करो। कल का जो हमारा वीडियो होगा, कल का वीडियो इसी से रिलेटेड होगा। अगला जो वीडियो हम पढ़ेंगे, अगला जो वीडियो हमारा होगा वो पूंजी समायोजन के प्रश्नों से संबंधित ही होगा और पूंजी समायोजन से संबंधित प्रश्नों को हम बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। लेकिन आप इससे संबंधित जो नोट्स हमने बनाए इनके आप अच्छे से नोट्स बना के इनको याद करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। We'll be right back.